हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास होने वाली है आपकी MEG 18 का पेपर सॉल्व करेंगे हम, जो कि 24 में आपका पूछा गया था जून में। और MEG 18 आपकी अमेरिकन पोइट्री है। देखो, एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए जब आप इस पेपर को प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितना मैंने इसकी पेपर को देखा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेसिक क्लैरिटी कितनी है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कितने क्लियर हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आपकी पोइट्री पे कितनी पकड़ है, कि आपको कौन सी पोइट्री कितनी अच्छे से आती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंस रखेगा कि आपकी क्लैरिटी कितनी है, आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब आप अमेरिकन पोइट्री की बात कर रहे हो तो अमेरिकन पोइट्री में आप क्या चीज़ें समझते हो, अमेरिका का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, अमेरिकन लिटरेचर का। क्योंकि आपका सिलेबस इस तरीके से डिवाइड हो रखा है कि पहले कॉलोनियल पीरियड है, फिर इसके बाद पोको का पीरियड आता है, फिर मॉडर्न एज आ जाती है आपकी अमेरिकन पोइट्री में ही। तो वो जो शिफ्ट आ रहा है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कैसी पोइट्री लिखी जा रही थी। तो पेपर का पैटर्न बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और मैं बोलूँगी कि और जितने सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से आपकी अमेरिकन पोइट्री इजी है, क्योंकि इसमें पोइट्री छोटी छोटी है, पोइट्री का मीनिंग क्लियर है, पोइट्री का जो थीम है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है। क्योंकि जैसे स्लेवरी है, या फिर आप हर्लिम रेनेसा की बात कर लो, अगर आप और कोई और सब्जेक्ट ले रहे हो जैसे कि एजरा पाउंड की पोइट्री उठा लो, छोटी छोटी पोइट्री है, इमेजिस्ट पोइट्री है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राइट, तो पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। आपके इन टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। उन 5 में काउंट करके ही ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी माना जा रहा है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही करना है, उसको छोड़ के कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्किप मत करना, ऐसे मत सोचना कि सडनली दिमाग में आए कि 5 ही क्वेश्चन करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इतना ईजी रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। देखो, मैंने जैसी चीज़ आपको बोली है ना कि पेपर आपकी क्लैरिटी मांगता है, लाइक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। इट डजंट नीड कि आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, बट आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है। एनी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट है तो ज़्यादा कोई लंबा रहेगा नहीं, पर फिर भी जैसे कि पहला ही आपका दे रखा है पोस्ट वॉर अमेरिकन लिटरेचर। देखो, पोस्ट वॉर का मतलब होता है आपका जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब उसके बाद अब वर्ल्ड वॉर भी आपके 2 होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसके बाद जो पोइट्री है वो किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। अब देखो, अपने सिलेबस को ध्यान में रखना, क्योंकि इन जनरल इसको बहुत तरीके से हम डील कर सकते हैं। क्योंकि पोस्ट वॉर में सीधे सीधे आप फिर एज आप एलियट को उठा लोगे। हालांकि एलियट बाद में ब्रिटिश में हमारे ब्रिटिश सब्जेक्ट बन जाते हैं, बट आपके सिलेबस में वो इसी में दे रखे हैं, तो एलियट सबसे पहले आ जाते हैं। प्लस इसके बाद जितनी भी आपकी फ्रेगमेंटेशन है, आपकी लीनियर नहीं रह रही हैं, जितनी भी आपकी स्टोरीज़ है वो लीनियर नहीं है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम आपके पर्टिकुलर पेपर से देखें तो पोस्ट वॉर अमेरिकन पोइट्री आपसे पूछ रखी है, तो इसमें आप कौन कौन सी ऐड कर सकते हो। देखो, कन्फेशनल पोइट्री को आप मेंशन ज़रूर करो, क्योंकि कन्फेशनल पोइट्री आपकी उसके बाद ही आती है, ठीक है, वॉर के बाद ही स्टार्ट होती है। तो अब कन्फेशन में आपके पास 4 पोइट है, 3 पोइट है जो आपके सिलेबस में दे रखे, जैसे कि आपके रॉबर्ट लॉवेल हैं, इन्होंने कन्फेशनल पोइट्री आपकी स्टार्ट करी है। सिल्विया प्लाथ इतनी इंपॉर्टेंट फिगर है, आप उनको मेंशन करो। उनकी डैडी को थोड़ा सा वो कर दो, आप उसको इलेबोरेट कर दो कि किस तरीके से वो क्वेश्चन कर रही है। क्योंकि पोस्ट वॉर अमेरिका पोइट्री अगर हम बात करें, पोस्ट वॉर में सिर्फ यही नहीं हुआ ना कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है, सिर्फ वही नहीं, ब्लड शेड ही नहीं हुआ है, उसने कहीं ना कहीं बाकी के एरियाज़ को भी ओपन कर दिया। लोग थोड़ा सा ओपनली बात कर रहे हैं। पहले इतना फेमिनिज्म की इतनी बात नहीं हो रही थी, लेकिन डैडी किस तरीके से क्वेश्चन करती है। और प्लस जो जो नाजी का आपका हुआ था, वॉर में हुआ था वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। डैडी पोइट्री में, या फिर लेडी लेजरस में भी वो अपनी किस तरीके से कन्फेस कर रही हैं। उसमें भी जो होलोकॉस्ट का जो आइडिया है, जो मेटाफर है, वो यूज़ हो रखा है। एन सेक्सटन की पोइट्री आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एन सेक्सटन की पोइट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो जो जो पोइट्री आपके सिलेबस में आपको वहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि एन सेक्सटन की जो पोइट्री आपके सिलेबस में दे रखी है आफ्टर ऑशविट्स, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वही हर्लिम, वो जो आपका वॉर वाली चीज़ है, जो आपकी क्योंकि नाजी और जो हिटलर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उस पोइट्री को आप यहाँ पे पोस्ट वॉर करके कंप्लीट करोगे अपने आंसर को। शॉर्ट नोट है तो हर एक राइटर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे, हो जाएगा। एक थीम उठाए उसके बारे में लिखा, हो जाएगा आपका। फिर आता है कि अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन पोइट्री। देखो, इसको और फर्स्ट वाले को, दोनों को कहीं ना कहीं आप एक ही तरीके से लिख सकते हो। तो आपका है कि आप कौन से में क्या लिखना चाहते हो। अब अर्ली 20th सेंचुरी आ गई, मतलब कि वर्ल्ड वॉर अभी नहीं हुआ, आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हो। या फिर वर्ल्ड वॉर 1 ही हुआ है, तो इसमें आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि इमेजिज्म आ रहा है। अब इमेजिज्म अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप एजरा पाउंड को लिख दो यहाँ पे, उनकी पोइट्री को डील कर दो। हर्लिम रेनेसा ले रहे हो, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। हर्लिम रेनेसा है तो फिर आप लैंगस्टन ह्यूग्स को ले लो कि लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, है ना। उनकी जो लाइन है, एक दो लाइन उनकी कोट कर दो कि लेट द अमेरिका बी द ड्रीम ऑफ द ड्रीमर्स ड्रीम, वो वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। और 2 3 अच्छी अच्छी लाइन है उसमें। पोइट्री बहुत ही प्यारी है, आपने वैसे भी कभी पढ़ी होगी, बिना सिलेबस की भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर। बहुत बेसिक लैंग्वेज लिख रखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से, सिंपल सी है। इसमें फिर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपकी फ्रॉस्ट है, एलियट है, पाउंड है, इन सबको आप इसमें ऐड करोगे। अगर हम थर्ड की बात करें सिल्विया प्लाथ की, तो देखो सिल्विया प्लाथ बार बार आएंगी, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पोइट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
अब देखो, अगर आपने सिल्विया प्लाथ को कवर कर रखा तो आप उसको अलग अलग आंसर में मॉडिफाई करके लिख सकते हो। अब सिल्विया प्लाथ फिर से कन्फेशन पोइट्री में जा रही हैं। अब उनकी डायरी और लेटर किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो क्योंकि उनके डायरी और लेटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल चीज़ों को दिखाते हैं, जो उन्होंने लिखे थे, जो उनके कहीं ना कहीं रेजिलियंस का एक तरीका था। अब उन चीज़ों को आप कनेक्ट कर दो कन्फेशन पोइट्री से, कि उनके वर्क्स जो हैं वो, जैसे कि एरियल इनकी पब्लिश होती है 1965 में, तो वो भी कन्फेशन है। कन्फेशन का आइडिया बता दो कि क्या होता है, टैबू सब्जेक्ट होते हैं। सिर्फ ये मत लिख देना कि आप अपने बारे में कुछ लिख रहे हो, क्योंकि अपने बारे में लिखना तो ऑटोबायोग्राफी भी हो सकती है, लेकिन आप उसमें कुछ या फिर टैबू चीज़ों को लिख रहे हो, उनको डील कर रहे हो, जो कि आप पब्लिकली सोसाइटी में नहीं कर पाते हो। जैसे कि डैडी में आपने देखा ये सब्जेक्ट किस तरीके का सब्जेक्ट है, यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, ये वाली जो लाइन है, और जो लास्ट की इसकी जो लाइन है बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही थी, वो एक लास्ट की लाइन आप देखना उसमें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड करो जो डेप्थ को ऐड करे। सिर्फ समरी मत लिखना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, सिर्फ समरी मत लिखना। और एक पेपर को सिर्फ इसलिए तैयार मत करो कि पेपर देना है, उसको थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आ रहा है ना, आपका ये पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ये कवर नहीं किया था हालांकि, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है हर एक पोइट्री को कवर करने का, लेकिन जिस दिन ये स्टार्ट होगा ना, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अमेरिकन पोइट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन लिटरेचर बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप उसे ध्यान से देखोगे। फिर आता है डुअलिज्म इन जॉन क्रू रैनसम्स पोइट्री। अब रैनसम की पोइट्री है जो आपके सिलेबस में दे रखी है, रिवर, उसके हिसाब से आप बता दो कि किस तरीके से आइडियल और रियल की बात हो रखी है, सेल्फ एंड वर्ल्ड की बात हो रखी है, तो डुअलिज्म उसमें चलेगा हर जगह। तो इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे, आप देख लो जो आपको अच्छा लग रहा है। आप मेरी मानो, अगर इस तरीके से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको इन जनरल लिखना होता है, क्योंकि पर्टिकुलर ना जाके इन जनरल लिखना बहुत आसान है। वहाँ पे आपके माइंड के ऊपर है, आप किसको ऐड करना चाहते हो, किसको नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर सब्जेक्टिव है आपका, टोटली ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कर रखा होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपको बताना है अमेरिकन पोइट्री इन पोस्ट कॉलोनियल एरा। अब देखो, बार बार ना एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं है आपका, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करती है कि आपको चीज़ों के बारे में कितना पता है। अब पोस्ट कॉलोनियल एरा की अगर हम बात करें तो उसमें आपके विटमैन आएंगे, है ना, क्योंकि वॉल्ट विटमैन की बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो कि उनकी वर्क्स ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर वॉल्ट विटमैन तो आएंगे ही आएंगे। तो वॉल्ट विटमैन किस चीज़ों को डील कर रहे हैं अपने वर्क्स में, जैसे कि फ्री वर्ड्स लेके आ गए, वॉल्ट विटमैन जाने जाते फ्री वर्ड्स के लिए, उन्होंने स्टार्ट करा है। अमेरिकन आइडेंटिटी की बात करते हैं, किस तरीके से कि हमारे पास एक अपनी आइडेंटिटी है, जहाँ पे वो बोलते हैं, वो वाली जो उनकी लाइन है, आई सिंग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो बोलते हैं ना, एक लाइन बोलते हैं कि एवरी एटम बिलोंग्स टू मी बिलोंग्स टू यू, तो वाली जो लाइन है, तो किस तरीके से वो ट्रांसेंडेंट करने की बात करें, एक इंडिविजुअल पे फोकस करें, स्पिरिचुअल ट्रूथ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर आज इंडिपेंडेंस है, नाउ वी हैव टू ट्रांसेंड दैट थिंग, हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपनी एक तरीके से हम वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उस चीज़ को लेके आओ यहाँ पर। हर्लिम रेनेसा लेके आओ फिर से, क्योंकि देखो पोको की बात हो रही है, पोस्ट कॉलोनियल एरा में हर्लिम रेनेसा आएगा ही आएगा, क्योंकि 1930s के आसपास वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या बात होती है, उसमें मेनली आइडेंटिटी पे फोकस हो रहा है, क्योंकि अब जब ब्लैक आपके अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, वो अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे। अब यहाँ पे लैंगस्टन ह्यूग्स को लेके आ जाओ कि वो आइडेंटिटी एंड रेस की बात करते हैं। मैं बोलूँ तो हर्लिम रेनेसा को ऐड कर लो, पोको का आपका वॉल्ट विटमैन का ऐड कर लो, और मॉडर्निज्म को थोड़ा बहुत ऐड करना है, तो बस 1 लाइन 2 लाइन ऐसे लिख देना थोड़ा बहुत कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसके बारे में पता है। अगर हम जेंटल की बात करें तो जो पोइट्स हमारे हार्वर्ड स्कूल के थे उनके बारे में लिखना है, तो इनमें जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका, जेंटल पोइट्स ऑफ द हार्वर्ड स्कूल, तो जितने हार्वर्ड स्कूल के पोइट्स थे उनके बारे में लिखना है कि वो कैसे पोइट्री लिख रहे थे। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन भी फिर जनरल हो गया, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से ज़्यादा नहीं है जो आपका एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपका आंसर मार्क करे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या बात कर रहे हैं, ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। अब फिर से ये क्वेश्चन आ गया पोइट्री के ऊपर। अब देखो ये वाली जो लाइन है इसका आपको टाइटल जस्टिफाई करना है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, आप सिर्फ टाइटल देखो, क्या बात कर रहे हैं अफ्रीका से अमेरिका की, अमेरिकन लिटरेचर किसके बारे में है। स्टार्टिंग आपने देखा कि स्लेवरी के बारे में है, हर्लिम रेनेसा के बारे में है, तो कहीं ना कहीं स्लेवरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे फिलिप विट्सली हैं उन्होंने इसी की तो बात करी है कि किस तरीके से एक जो पर्सन होता है, एक ब्लैक पर्सन है जो अफ्रीका से अमेरिका लाई गई, तो उसके बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनकी जो रेस वाली बात हो रही है। क्योंकि एक क्वेश्चन को उठाओ और उसको कहीं ना कहीं उसके क्रिटिकल आइडिया से कनेक्ट कर दो कि अगर यहाँ पे रेस की बात हो रही है, स्लेवरी की बात हो रही है, तो वो आप हर्लिम रेनेसा से कनेक्ट कर दो, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर्लिम रेनेसा आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, वो सिर्फ समरी नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके इमर्सन है। इमर्सन का बता रहा है कि उन्होंने इंपॉर्टेंस पे कहीं ना कहीं फोकस किया है कि सीकिंग टू रिफ्यूज इन द गॉड। अब देखो इमर्सन आपके आते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म, है ना, ट्रांसेंडेंटलिज्म इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म होता क्या है, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, कि एक आपकी जो एक इंट्यूशन होती है, और आप एक ये जो बात करते हो ना कि रीज़न वगैरह नहीं है, एक हर एक पर्सन जो है वो एक डिवाइन का ही पार्ट होता है,
कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया था हैंड का कि जैसे भगवान ने हाथ बनाया, अलग अलग फिंगर्स को डिवाइड कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ का पार्ट है। तो वैसे ह्यूमन बीइंग है, वो अलग अलग हैं लेकिन हम सब एक ही के पार्ट है। तो वो कहीं ना कहीं जो गॉड का आइडिया रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहता है इनके वर्क्स में। आप इनका कोई भी वर्क पढ़ लो, जैसे ब्रह्मा इनका वर्क है आपके सिलेबस में है, जैसे इन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात करी है, अमेरिकन स्कॉलर की बात करी है, तो सब में एक इनका एक बेसिक आइडिया है कि हर एक पर्सन आपस में कनेक्ट हो रखा है। हमें कंफर्म नहीं होना है, सोसाइटी जो बोल रही है वो चीज़ें नहीं माननी है, जो हमारा इंट्यूशन है, जो हम मानते हैं सही वो भी सही है। गॉड जो है वो सुप्रीम पावर है, क्योंकि ट्रांसेंडेंटलिज्म बात उसी की करता है कि हमें एक बाउंड्री है उसे क्रॉस करना है, हमें आगे बढ़ना है, हम हर एक पर्सन जो सोसाइटी में वो कनेक्टेड है। 6th क्वेश्चन आपका बात करें हार्लिम रेनेसा को किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है पोइट्री में। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि हार्लिम रेनेसा किस तरीके से आ रहा है। तो बेसिक आपका जो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है, अब हार्लिम रेनेसा आ गया तो लैंगस्टन ह्यूग्स को लेके चलो, है ना, क्योंकि लैंगस्टन ह्यूग्स आपके इंपॉर्टेंट है इस वर्क में मेनली। तो उनके वर्क को एक्सप्लेन कर दो, हार्लिम रेनेसा को एक्सप्लेन कर दो। जितने पोइट्री आपके सिलेबस में अगर हार्लिम रेनेसा से कनेक्ट हो रही है, स्लेवरी से कनेक्ट हो रही है, अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उनको कनेक्ट कर दो यहाँ पे। 7th बोल रखा कि पोइट्री एज अ वेपन, पोइट्री एज अ वेपन ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए, कब तक चलता है तब वो आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कब वो उनको इंडिपेंडेंस मिल रही है। तो ये चीज़ें, और फिर पोइट्री उसमें क्या रोल प्ले करती है। आपको पता है कि पोइट्री या फिर लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों के आइडियाज़ को मोल्ड कर देता है। जो पॉलिटिक्स हो रही होती है ना, उसको मोल्ड करने की कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी आपकी पोइट्री में होती है, आपके वर्क्स में होती है, लिटरेचर में होती है। तो किस तरीके से जो पोइट्री लिखी जा रही है उसमें पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है, किस तरीके से आइडेंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इंसान के अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे पास अपनी एक आइडेंटिटी है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम किसी के सब्जेक्ट नहीं रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक। तो वो चीज़ें ना आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपका कहीं पे लिखा हुआ है आपको वहाँ पे जाके सिर्फ पढ़ लेना है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिमांड करते हैं कि आप कितना समझ रहे हो चीज़ों को। आप इसमें लेके चलो वो पोइट्री जो आपके सिलेबस में है, या फिर वो पोइट्री जो आपने सिर्फ कभी पढ़ी होंगी, कोई ऐसा कोट होगा जो आपने पढ़ा होगा, कोई ऐसी लाइन होगी जो आपने पढ़ी होगी, तो उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से वेपन का काम कर सकती है, या फिर अमेरिकन टाइम पे उसने वेपन का काम किया है। तो ये पेपर इतना कुछ वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए किस चीज़ में कौन आ रहा है, कौन से उसमें कौन सा राइटर आ रहा है, उसने कैसी पोइट्री लिखी है, क्या मेन थीम लेके चला है वो। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। तो पेपर ये था आपका। एक अगला पेपर भी मैं डालूंगी उसमें, उसको भी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रखी हैं। तो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।